में जैसे जैसे नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, वैसे वैसे विकास की रफ्तार भी बढ़ रही है। बस्तर विकास की नई क्रांति लिख रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी और बस्तर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, विकास के क्षेत्र में नए आयाम लिख रहा है। आखिर कैसे बस्तर नया बनने जा रहा है, कैसे बस्तर की तस्वीर और तकदीर बदलेगी, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा दें। नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किया, बोधघाट परियोजना और रिवर इंटरलिंकिंग पर चर्चा हुई है। तो 45 साल बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बोधघाट परियोजना को हरी झंडी मिल गई है। दिल्ली में सीएम साय ने प्रधानमंत्री मोदी से बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना और इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना के संबंध में चर्चा की। बस्तर संभाग लंबे समय से नक्सल प्रभावित रहा है। इसी वजह से संभाग सिंचाई साधनों के विकास में पिछड़ गया है। संभाग में सिंचाई साधनों की समस्या को दूर करने और चहुमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना और इंद्रावती महानदी लिंक परियोजना पर काम कर रही है। बोधघाट परियोजना बस्तर की इंद्रावती नदी पर आधारित एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसकी शुरुआत 1980 में हुई थी। इसका प्रारंभिक उद्देश्य बिजली उत्पादन था, लेकिन बाद में इसमें सिंचाई को भी शामिल किया गया। ये बोधघाट परियोजना के बनने से करीब 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी और रिवर इंटरलिंकिंग से करीब 3 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी और बोधघाट परियोजना के बनने से 125 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी, जल विद्युत पैदा होगी और करीब 4000 टन मत्स्य का भी उसमें उत्पादन होगा। बोधघाट परियोजना लंबे समय से इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। इंद्रावती गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गोदावरी जल विवाद अभिकरण के वर्ष 1980 के अवार्ड में भी अन्य योजनाओं के साथ इस परियोजना का उल्लेख है। वहीं अन्य परियोजनाओं का क्रियान्वयन दूसरे राज्यों द्वारा किया जा चुका है, लेकिन दूरस्थ अंचल में होने और नक्सल समस्या के कारण इस परियोजना को प्रारंभ नहीं किया जा सका। इस बहुउद्देशीय परियोजना से संभाग में सिंचाई साधनों का दायरा बढ़ने के साथ ही बस्तर के विकास को डबल रफ्तार मिलेगी। इस परियोजना से 125 मेगावाट का विद्युत उत्पादन, 4424 टन मत्स्य उत्पादन, सिंचाई के साथ ही पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगा। कुल मिलाकर बस्तर को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में दोनों परियोजना एक महत्वपूर्ण कदम होगा। बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना से दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जिले के 269 गांवों को बड़ा लाभ होगा, जबकि बस्तर संभाग को विकसित, आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने की दिशा में दोनों परियोजना एक महत्वपूर्ण कदम है। तो देखिए, बोधघाट परियोजना, ये तो आप समझ गए कि आखिर ये क्या है, कितना लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा। अब चलिए, गेस्ट का पैनल भी हमारे साथ जुड़ रहा है, जो आपको विस्तार से समझाएगा कि आखिर बोधघाट परियोजना क्या है, कैसे ये सक्सेसफुल होगी, लोगों को, जनता को लाभ मिलेगा। हमारे साथ 4 गेस्ट जुड़ रहे हैं सीधे। महेश कश्यप सांसद हैं बस्तर के, थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। और वहीं मनीष गुप्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत पाणिग्राही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ ही वनिका शर्मा है, सामाजिक कार्यकर्ता, जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, बाल आयोग के अध्यक्ष। इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज पर। सबसे पहले वनिका जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। आपने बस्तर को पहले देखा था, पहले के दौर को देखा था कि बस्तर किस तरीके से नक्सलवाद का दंश झेल रहा था, और अब आप ये भी देख रहे हैं कि बस्तर किस तरह से बदल रहा है। कैसे देखती हैं आप? बिल्कुल, बस्तर बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये बात बोलने में, सुनने में बहुत अच्छी लगती थी, पर आज इस परियोजना को लेके जो बात सामने आई है उससे स्पष्ट लग रहा है। अभी कुछ दिनों पहले जब मैं चिंतन करती थी तो लगता था हाँ, अब नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हम देख पाएंगे, बहुत जल्दी नया सवेरा देखेंगे, ये एकदम सुनिश्चित है, तय है, ऐसा अब मन ने तो स्वीकार कर लिया था। लेकिन आगे एक प्रश्न जरूर मन में उठता था कि नक्सल मुक्त, भय मुक्त तो हो गया, परंतु विकास युक्त कैसे होगा। तो विकास युक्त होने का पहला सोपान हमने शायद
चढ़ लिया है। और ये जो परियोजना आज जिसके विषय में ये सारी चीज़ें खुल के आई हैं, इतनी उन्नत योजना को स्वीकृति मिली है, निश्चित ही अभी जो ये सारी न्यूज़, ये सारी खबरें सामने आ रही हैं, एक चीज़ तो बहुत अच्छी है कि ये जो सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा की ये जो ट्राइगोनल बेल्ट है, इसमें लगातार मुझे तो एक सबसे अच्छी बात नज़र आ रही है, सिंचाई, बिजली, इन सब के साथ साथ रोजगार के भी कई साधन उपलब्ध हो पाएंगे। चलिए, तो हमारे साथ हेमंत पाणिग्राही जी भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो हेमंत जी, अभी आप भी देख रहे हैं कि बस्तर लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन बात करें बोधघाट परियोजना की, तो इस परियोजना के आने के बाद कई सारे ऐसे डुबान क्षेत्र वाले गांव हैं, कई सारे किसान हैं जिन्हें सीधा लाभ मिलेगा। आप किस तरीके से इस बोधघाट परियोजना को देखते हैं, कितना फायदा बस्तर को होगा? शायद जी, हम बात करें यदि बोधघाट परियोजना की, तो हम बचपन से इस बात को सुनते आ रहे थे कि बोधघाट परियोजना की शुरुआत होने वाली है। होने वाले 45 वर्षों के बाद इस परियोजना को तो स्वीकृति जिस तरह से मिली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संवेदनशीलता के साथ इस योजना को लागू करने के लिए स्पेशली हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्हें कहा है, और वो इस दिशा में बड़ी योजना बना रहे हैं। इस योजना के लागू होने से मुझे लगता है बस्तर की तस्वीर और तकदीर बदलेगी, और बोधघाट से एक नई शुरुआत की बात हम कह रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बस्तर की तस्वीर बदलने में एक माइलस्टोन ये स्कीम होगा। और जिस तरह से पूरी परियोजना की बात करें तो इसमें विद्युत उत्पादन के साथ साथ जो नील योजना है, प्रधानमंत्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण इस योजना का नाम दिया नील योजना, तो इसमें मत्स्य उत्पादन की जो उत्पादन होगा, तो कहीं ना कहीं बस्तर की जो तस्वीर बदलने वाली है। और विकसित भारत का जो संकल्प है, शायद मुझे लगता है कि इस परियोजना से हम कहीं ना कहीं बहुत बेहतर बस्तर को जाने वाले हैं। वाकई, तो इस परियोजना के आने के बाद बेहतर तरीके से बस्तर को लोग जान सकेंगे। मनीष गुप्ता का मैं रुख कर लेती हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मनीष जी, देखिए, पहले का बस्तर और अब का बस्तर बहुत फर्क है, लेकिन आपने बस्तर को करीबी से देखा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, पत्रकारिता के क्षेत्र में कई कहानियां आपने देखी हैं, कई कहानियां आपने लोगों तक पहुंचाई हैं। आप किस तरीके से बदलते बस्तर को देखते हैं, कैसे बताएंगे दर्शकों को, कैसे समझाएंगे कि अब का बस्तर अलग है, नया बस्तर की कहानी अब बदल रही है? निश्चित रूप से देखिए, बस्तर बदल रहा है, और जिस तरीके से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है और कहीं न कहीं शांत बस्तर जो है वो अब नए विकास के रास्ते पर अग्रसर हो चुका है, तो मुझे लगता है बोधघाट परियोजना भी उसी जो एक महत्वाकांक्षी जो परियोजना है, ये बस्तर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने का मादा रखती है। पर कहीं ना कहीं इस परियोजना के चलते जो लोगों में आज जो एक प्रसन्नता है, और कहीं ना कहीं लोग जो देख रहे हैं कि इस परियोजना के आने के बाद जो है ना बस्तर में, खासकर दक्षिण बस्तर में खुशहाली फैलेगी। और कहीं ना कहीं ये जो परियोजना है ये इंद्रावती नदी पर आधारित है। दरअसल पिछले काफी वर्षों से हम देख रहे हैं कि इंद्रावती का जल स्तर लगातार घट रहा है, और ऐसी स्थिति में महानदी इंद्रावती लिंक परियोजना के बाद अगर ये इंद्रावती जो पंचद्वीप परियोजना जो बारसूर में बनने वाली है, इसके आने से बस्तर का निश्चित रूप से भाग्योदय होगा, और लोगों को, खासकर किसानों को, गरीबों को जो है वो रोजगार का अवसर मुहैया होगा। बस्तर में जो अभी बिजली की जो लुका छिपी चलती है, कहीं न कहीं बस्तर सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला इलाका होगा। और दक्षिण बस्तर के उन सुदूर अंचलों में जहां पर पिछले कई दशकों से नक्सलियों का कब्जा रहा है, जिन इलाकों में विकास की सुविधाएं नहीं पहुंच पाई, उन इलाकों में लोग विकास को देख पाएंगे, और कहीं ना कहीं जो अंधेरे में डूबे हुए गांव हैं वो रोशन हो पाएंगे। मुझे लगता है ये काफी महत्वपूर्ण परियोजना है। पर इसके साथ में एक बात और कहना चाहूंगा कि 65 साल के बाद अलग अलग स्तर पर 1979 में मोरारजी भाई ने इसका भूमि पूजन किया था, उसके बाद इस पर ग्रहण लग गया था इस परियोजना पर, और उसके बाद जो है पिछली बार जो भूपेश बघेल की सरकार ने भी इसको पुनर्जीवित करने की कोशिश की, पर वो कोशिशें जो है वो नाकाम रही। मुझे लगता है इस बार जो है शांत बस्तर में इस परियोजना की जो संभावनाएं हैं वो काफी ज्यादा हैं, और आने वाले समय में अगर ये परियोजना साकार होती है तो मुझे लगता है कि नक्सल मुक्त बस्तर के बाद ये सबसे बड़ी सौगात होगी बस्तर को,
जो बस्तर को विकास के पथ पर अग्रसर करेगी। वाकई मनीष जी, तो विकास के पथ पर लगातार बस्तर बढ़ रहा है। वर्णिका जी, एक बार फिर से आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि हम बस्तर की बात कर रहे हैं, उसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इससे मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा, किसानों को बढ़ावा मिलेगा, डुबान क्षेत्र हैं उनके लिए ये काफी कारगर है। लेकिन किस तरीके से आप इसे देखती हैं और क्या इसे ही टर्निंग पॉइंट मान लिया जाए? देखिए, अभी हम जब बात कर रहे हैं लगातार पिछले 1 वर्ष से जब गृह मंत्री यहाँ पे आते हैं और अमुक तिथि को हम माओवाद मुक्त छत्तीसगढ़ देख सकेंगे, ऐसे एक घोषणा होती है और उस घोषणा पे सतत प्रक्रिया जारी होती है, चाहे ऑफेंसिव लेवल पे हो चाहे डिफेंसिव लेवल पे हो। मतलब स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल हर मोर्चे पे एक पुरजोर तैयारी शुरू होती है। उसके बाद ही 40 वर्षों से पाइपलाइन में रही योजना को मुख्यमंत्री जी अथक प्रयासों से इसको आज एक परिणित रूप में, फलीभूत रूप में सामने करके आते हैं। और ये वो दौर है जहां पे मैं आपको बता दूं कि बस्तर एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर के एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेने वाला है। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में इस योजना का आ जाना चहुं दिशाओं से, यानी ये बहुआयामी योजना ऐसे समझी जा सकती है कि चारों तरीके से बस्तर के जो आम जनता है उनको पुष्ट करेगा, उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुदिशात्मक प्रयास होगा। वाकई तो बहुत उद्देश्य ये परियोजना है। और एक बार फिर से हेमंत पाणिग्राही के पास में आना चाहूंगी। हेमंत जी, देखिए, अब बिजली उत्पादन बढ़ेगा और सिंचाई से काफी सुविधा मिलेगी। क्या इसे जो बस्तर का बदलता दौर है, जो तस्वीर बस्तर की बदल रही है, उसे ये मान लिया जाए, ये बोधघाट परियोजना जो है, इसे ये मान लिया जाए कि ये तकदीर भी बदलेगी बस्तर? निश्चित ये बस्तर की तकदीर बदलने वाली योजनाओं में से एक है। और जहाँ तक जिस जगह पर योजना शुरू होने वाली है, वो जो सातधार का जो जगह है, वो पर्यटन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। लोग वहाँ पहुँचते रहे हैं, बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुँचेंगे। और जिस तरह की बस्तर की संकल्पना विकास को लेकर केंद्र की सरकार, हमारी राज्य की सरकार ने एक लक्ष्य बनाया है, वो उस दिशा में सरकारें लगातार बढ़ रही है। नक्सल मुक्त की जो संवाद थी, लगातार हमने एक तिथि तय कर दी कि इस तिथि पर नक्सलवाद हम खत्म करेंगे। और जिस तरह से बस्तर बदल रहा है, बस्तर में आज जो प्रसन्नता का एक वातावरण है, खासकर माओवाद की समस्या के बाद ये जो बड़े फैसले लिए गए हैं, इस तरह के बड़े फैसले लिए जाएंगे लगातार। और कहीं ना कहीं हम विकसित भारत की बात कह रहे हैं, तो उसकी शुरुआत अब इस पूरे देश में हो गई है। उसका एक महत्वपूर्ण जो पहल जो किया गया है, बस्तर से भी किया गया है। चलिए हेमंत जी, तो हमारे साथ सांसद भी जुड़ गए हैं, बस्तर के महेश कश्यप जी जुड़े हुए हैं। तो महेश जी, देखिए, बस्तर बदल रहा है और बोधघाट परियोजना की सौगात अब मिलने वाली है। क्या प्लानिंग है सरकार की? किस तरीके से आप इस योजना को देखते हैं महेश जी? हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही ना महेश जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, अब आ रही है जी। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह से तस्वीर बदल रही है बस्तर की, उसे आप देखते हैं, क्या प्लानिंग है आगे की सरकार की? देखिए, बस्तर जल जंगल जमीन से भरा बस्तर, आजादी के 78 वर्ष के बाद भी बस्तर को काला पानी का सजा के नाम से जाना जाता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गारंटी देने वाले और विष्णुदेव साय जी की सरकार के नेतृत्व में माओवाद का खात्मा हो रहा है और बस्तर के विकास के लिए हमारी डबल इंजन का सरकार रोड में बनाई हुई है और निरंतर विकास हो रहा है। रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधा हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। नियत नेलानाल जैसा महत्वपूर्ण योजना भी चल रहा है और 2026 तक बस्तर से माओवाद का खात्मा होगा और यहाँ के लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा जो भी उनको मूल सुविधाओं की आवश्यकता है वो पूरा करेंगे। ये हमारा सरकार का पहला प्राथमिकता है और इसी ओर हमारा सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। अच्छा महेश जी, चूंकि नक्सलवाद की बात आपने कही है, नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, लगातार नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, लेकिन अगर फिर से इस परियोजना की बात की जाए तो बोधघाट परियोजना, क्या इसे बस्तर वासियों के लिए एक मरहम के तौर पर देखा जा सकता है? देखिए, बोधघाट परियोजना 1980 के दशक में 80 के आसपास इस परियोजना का तैयारी किया गया था। लेकिन 4 दशक के बाद भी इस परियोजना को एक प्रकार से अधर में लटका के रखा गया और इस परियोजना का जो शुभारंभ हुआ उस समय इसका जो परियोजना का डीपीआर तैयार किया गया था 500 मेगावाट विद्युत पैदा करने के लिए, उत्पादन करने के लिए।
लेकिन हमारी सरकार इसको परिवर्तन करते हुए अगर भविष्य में यह बदघाट परियोजना यहाँ का परियोजना का लागू होगा तो उसमें हम लोग महज 125 मेगावाट बिजली उत्पादन करेंगे और लगभग 4 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित होगा, जिसमें दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा को लाभ मिलेगा। उसमें मत्स्य पालन का भी वहाँ किया जाएगा और लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि बस्तर में कहीं ना कहीं हम जल का संकट आने वाला समय में होने वाला है। जैसे अभी हमारे यहाँ इंद्रावती नदी सूखने जा रही थी, इसलिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए और लोगों नक्सलवाद से हम मुक्त होंगे तो उनको उनका आजीविका के लिए हमारे बस्तर के लोगों का मुख्य आजीविका का साधन है कृषि। जब तक पानी नहीं होगा, ना पेयजल की दृष्टि से देखेंगे, सिंचाई की दृष्टि से देखेंगे तो पानी आवश्यक है। इसलिए ऐसा प्लान करके अभी बोधघाट परियोजना का नया डीपीआर सर्वे तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि बस्तर जल जंगल जमीन से भरा हुआ बस्तर है। यहाँ का जंगल को भी संरक्षण करना, जल को भी संरक्षण करना हमारा पहला प्राथमिकता होगा। और हमारा जनजाति समाज का जल जंगल जमीन ही मुख्य आधार है। इसमें जंगल को भी प्रभावित ना हो, ना जल प्रभावित ना हो, उसके साथ ही विकास हो। ईश्वर हमारी सरकार इस परियोजना को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है। मोदी जी के साथ इस परियोजना के संबंध में चर्चा भी हुआ है। आने वाला इसका महेश जी, हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मनीष गुप्ता का मैं एक बार रुख करना चाहूंगी। मनीष जी, देखिए, नक्सलवाद की वजह से लंबे समय तक ये परियोजना अटकी हुई थी। अब सरकार ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है, तो क्या लगता है इसका कब तक लाभ आम लोगों को मिल पाएगा? मनीष जी, देखिए, इंद्रावती नदी में ये जो परियोजना प्रस्तावित है, अभी जैसे सांसद महोदय ने बताया कि पहले जब 1979 में जब इस योजना की आधारशिला रखी गई थी तब 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य निर्धारित था। और आमतौर पर जब कोई हाइडल प्रोजेक्ट बनता है तो उसका जो डैम की ऊंचाई जो है वो उस दौर में 95 मीटर डैम की ऊंचाई रखी गई थी। लेकिन पिछली सरकार ने इस पर कुछ काम किया था और इसका एरियल सर्वे करवा करके 3 इसके एस्टीमेट बनाए गए थे, जो 95 मीटर, उसके बाद 90 मीटर और 80 मीटर 3 प्रोजेक्ट बनाए गए थे, ताकि जितनी कम डैम की ऊंचाई होगी उतना कम जो है वो विस्थापन होगा और जल भराव का क्षेत्र भी कम होगा। देखिए, अगर हम देखें कि इंद्रावती नदी चूंकि उड़ीसा से निकलती है और छत्तीसगढ़ के जो भद्रकाली, बीजापुर जिले के भद्रकाली में गोदावरी में समाहित होती है, लगभग 550 किलोमीटर की यात्रा करते हुए जब ये नदी वहां पहुंचती है तो उसका जल स्तर और उसमें पानी बहुत कुछ बह चुका है। आज जल उसका जो वाटर कैपेसिटी जो है वो काफी कम है, इसलिए सरकार जो है इस पर ज्यादा, क्योंकि जल ग्रहण क्षेत्र ज्यादा बड़ा ना हो, इस विषय को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। लेकिन हमको एक बात और देखना पड़ेगा कि ये परियोजना दंतेवाड़ा जिले में बन रही है और उससे लगा हुआ अबूझमाड़ का इलाका है। कहीं ना कहीं 1980 के बाद जब नक्सली मजबूत हुए थे तो इस परियोजना के विरोध ने उनको ऑक्सीजन का काम दिया, ऑक्सीजन का कारक बना था। तो हमको इस बात को भी ध्यान देना पड़ेगा कि विस्थापन ज्यादा ना हो, लोगों के लिए पुनर्वास नीति अच्छी बने। मनीष जी, तो देखिए, आप जैसे कि बात कर रहे हैं, नक्सलवाद जब से बढ़ा उसके बाद से जो है ये परियोजना कहीं ना कहीं अटक गई थी। वर्णिका जी, इसी से मेरा जुड़ा हुआ सवाल है आपसे कि जब से नक्सलवाद का दंश बस्तर ने झेला तब से परियोजना अटक गई। 45 साल लग गए जब इस योजना को फिर से शुरू किया जा रहा है। लेकिन जब ये योजना शुरू हो जाएगी वर्णिका जी, तो कई क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, रोजगार के अवसर भी खुलेंगे, किसानों को लाभ होगा। जैसा कि हम लाभ की बात ही कर रहे हैं, तो युवाओं को इससे कितना लाभ मिलेगा, कितनी सहायता हो पाएगी वर्णिका जी? बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मैंने बस्तर के पूरे संपूर्ण, खासतौर से जहाँ पे ये परियोजना, जिस दक्षिण बस्तर क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि अभी लगातार हमने एक ट्रिमेंडस लेवल पे परिवर्तन देखा है। और अभी की जो मैं बात कहूँ, वहाँ का युवा आतुर है कि हम उनकी ओर एक हाथ बढ़ाएं और रोजगार के लिए उनको अवसर प्रदान करें। तो इससे बेहतर और सुनहरा अवसर मैं अभी वर्तमान में तो नहीं देख पाती हूँ। वाकई तो काफी सुनहरा अवसर लोगों को मिलने वाला है। युवाओं की अगर बात करें तो कई ऐसे युवा हैं जिनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं, उनके लिए तो ये वरद है, यानी वरदान के तौर पर साबित होने वाला है। हेमंत जी, आप तो बस्तर को बेहद करीब से जानते हैं, क्या बोधघाट परियोजना बस्तर के लिए एक नया गेटवे के तौर पर माना जाए?
निश्चित तौर पर ये नया गेटवे हो सकता है। 21 जनवरी 79 को मोरारजी देसाई ने जब इसका शुभारंभ किया था, उस समय से संभावनाओं को तलाशा जा रहा था कि बस्तर के विकास के लिए और किस तरह कदम उठाए जाएं। लेकिन कुछ कालांतर में ऐसी बातें हुई कि विकास की दूरी से पीछे रह गई थी बोधघाट परियोजना। अब लगातार इस योजना को लेकर जो चर्चा शुरू हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से इस योजना को लेकर अपनी मंशा जाहिर की है, हमारे मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी जिस योजना को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि बस्तर के विकास को लेकर जो कार्य होने वाला है वो कार्य महत्वपूर्ण होगा। और जहाँ तक पर्यटन की बात है तो बस्तर दुनिया के भीतर में एक द्वीप है पर्यटन का, और वहाँ की खूबसूरती की बात करें तो ज़मीन के भीतर है, ज़मीन के बाहर है। तो कहीं ना कहीं इस खूबसूरती को देखने दुनिया के लोग आएंगे और ये एक मॉडल होगा बस्तर के विकास के लिए। और हमें लगता है कि जिस तरह की विद्युत योजना के साथ साथ विकास को लेकर सारी संभावनाएं तलाशी जा रही है, जैसे मैं पहले भी कह चुका कि नील क्रांति की बात होगी तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र होगा मत्स्य उत्पादन के लिए, लोगों को रोजगार मिलेगा। और इस पूरे परियोजना से मुझे लगता है कि बस्तर की बदलती हुई तस्वीर को सारी दुनिया देखेगी, और इसलिए हम कह रहे हैं कि बस्तर की तस्वीर बदल रही है और इस बदलती हुई तस्वीर के हम सब साक्षी हो रहे हैं। चलिए ठीक है, अब एक बार फिर से रुख कर लेती हूं मैं मनीष गुप्ता जी का। मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मनीष जी, आप मुझे जरा बताइएगा, चूंकि इस योजना से लोगों को लाभ तो मिल ही रहा है, रोजगार तो मिल ही रहा है, लेकिन क्या और भी क्षेत्र के विकास के लिए अब नए आयाम खुल पाएंगे? क्योंकि अब तो बस्तर में नक्सलवाद भी धीरे धीरे करके पूरी तरह से समाप्त होने की दिशा में है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, बस्तर का जो इलाका है वो अभी तक विकास की किरणें पूरी तरीके से पूरे इलाके में पहुंची नहीं है। अगर हम अकेले बस्तर जिले की बात करें तो बस्तर जिले में जो सिंचाई का प्रतिशत बहुत कम है, 2 अंकों तक नहीं पहुंच पाया है बस्तर जिले की। अगर अच्छा मनीष जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी, सांसद जी से एक मेरा सवाल है। सांसद जी, आप जरा इस सवाल का जवाब दीजिएगा, चूंकि बस्तर में जब से ये योजना लागू हो जाएगी, बोधघाट परियोजना आ जाएगी, कई आयाम खुलेंगे, कई तस्वीर बदलेंगे बस्तर के। लेकिन अब अगर बात करें तो विकास के अवसर अब और खुलेंगे, चूंकि मैंने अभी भी पूछा मनीष जी से कि अब नक्सलवाद खत्म होने की दिशा में है। निश्चित ही बस्तर में कई ऐसे और भी विकास के द्वार खुलेंगे। अभी नक्सलवाद खत्म होगा तो बस्तर पर्यटन के दृष्टि से में बहुत सारी संभावनाएं हैं। यहाँ बस्तर में भारत का नियाग्रा कहे जाने वाला चित्रकूट भी है, यहाँ तीरथगढ़ भी है, यहाँ कुटुमसर का गुफा है, दुर्माराज जैसे विश्व पर्यटक स्थल है, और विश्व धरोहर के रूप में हमारे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को अभी सम्मिलित किया गया। इस प्रकार से बस्तर बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, और आने वाला समय में यहाँ रेल का भी कनेक्टिविटी होगा और पूरे दुनिया के लोग बस्तर आएंगे। बस्तर के लोगों का निश्चित ही विकास होगा, और हमारा जो सरकार है यहाँ के अंतिम व्यक्ति तक विकास के लिए रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधा पहुंचाना हमारा सरकार का पहला प्राथमिकता होगा। अभी हम नक्सलवाद का खात्मे के साथ साथ हमारे नीलानार योजना के माध्यम से वहाँ स्कूल, आंगनबाड़ी, रोड और मोबाइल टावर जैसे कनेक्टिविटी हम वहाँ विस्तार कर रहे हैं, और लोगों में उत्साह है और युवाओं में उत्साह है। एक समय आप देखते रहे होंगे, सुनते रहे होंगे बस्तर के विषय में, जब नक्सलवाद का खात्मा के लिए हमारे बहादुर जवान लड़ते थे तो फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया जाता था और निर्दोष लोगों को मारने का आरोप लगा देता थे। लेकिन आज उनका मुंह बंद हुआ है, क्योंकि उनको मालूम है वाकई में जी अब उनका मुंह बंद हो चुका है, क्योंकि बस्तर बदल रहा है। और ये जो परियोजना है वो जाहिर ये करती है कि ये मरहम के तौर पर साबित हो रहे हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, मनीष जी, हेमंत पारिग्राही जी और साथ ही वर्णिका शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बस्तर बदल रहा है। सीएम विष्णुदेव साय खुद प्रधानमंत्री से ये तोहफा लेकर आए हैं। 45 सालों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि बस्तर की नई तस्वीर कैसी होगी, बस्तर की तकदीर कैसी होगी। फिलहाल सबको इंतजार है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। इस खास चर्चा में अभी के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आगे देखिए सीधे मुद्दे की बात हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेंद्र तिवारी के साथ में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।